नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। हम उस दौर में हैं जहां थूकना और चाटना दोनों मास्टर स्ट्रोक बन चुका है। मास्टर स्ट्रोक नहीं तो कम से कम सर्जिकल स्ट्राइक तो बन ही चुका है। थूकने और चाटने के इस दो तरफा कंपटीशन के विजेता हमारे घोघा बसंत खबरिया चैनल और उसके हुड़क चुल्लू एंकर आए हैं। 2016 में प्रधान सेवक ने जब पहली बार नोटबंदी का ऐलान किया था, उस वक्त एक व्यंग लेख मेरी नजर में आया था। उसका लबेलुआब यह था कि लेखक की मुठभेड़ नोटबंदी के एक अंध समर्थक से हो गई। अंध समर्थक से पीछा छुड़ाने का एक ही तरीका था कि उसकी हर बात से सहमत हो जाया जाए, लेकिन वह अंध समर्थक खुद को इंटेलेक्चुअल और तर्कशास्त्री भी समझता था। आप इसे करेले का नीमा अभियान समझिए। एक तो अंध समर्थक, ऊपर से इंटेलेक्चुअल कीड़े का काटा हुआ। तो लेखक से टकराते ही तर्कप्रिय अंध समर्थक ने कहा, नोटबंदी कर सरकार ने बेहतरीन काम किया है, अब सारे काले धन वाले आंसू बहाएंगे। लेखक ने सहमत होते हुए कहा, सच में काम तो बढ़िया हुआ है। यह सुनकर इंटेलेक्चुअल अंध समर्थक बिफर उठा, क्या खाक बढ़िया हुआ है? इतनी लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं, लोग बेहाल हैं। लेखक ने कहा, आपकी यह बात भी सही है, पहले कुछ उपाय करना चाहिए था। अंध समर्थक फिर से पलट गया। राष्ट्र सेवा में इतना बड़ा हवन हो रहा है, थोड़ी बहुत दिक्कत तो उठानी ही होगी। टालने की गरज से लेखक फिर से सहमत हो गया। हाँ, थोड़ी दिक्कत तो होगी ही। अंध समर्थक ने फिर से पलटी मारी, पर थोड़ी प्लानिंग तो करनी चाहिए थी, इतनी दिक्कत से बचाना चाहिए था। कहने का अर्थ यह है कि इस दौर में वही लोग साहिब मसनद हैं जो दो अर्थी दो तरफा बयानबाजी कर सकते हैं। चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का। ऐसे लोगों से हमारी खबरिया चैनलों और सियासत की दुनिया भरी पड़ी है। आरबीआई ने 6 साल 6 महीने बाद 2000 के गुलाबी नोटों को बंद करने की घोषणा की है। इस मौके पर थूकने और चाटने के तमाम उस्तादों का चेहरा हमारे सामने आ गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया है। शुक्रवार को जारी अपने बयान में आरबीआई ने कहा कि ये नोट वैध रहेंगे और 30 सितंबर 2023 तक इन्हें बैंकों में जमा कराया जा सकता है। जी हाँ, इस बार ढोल नगाड़े के साथ प्रधान सेवक राष्ट्रीय चैनलों पर घोषणा करने के लिए अवतरित नहीं हुए। इस बार आरबीआई ने चुपके से इस बात का ऐलान कर दिया, वह भी तब जब प्रधान सेवक जापान के दौरे पर थे और पूरा देश कर्नाटक के चुनावों की चर्चा में लीन था। एक हैं जूनियर मोदी, पूरा नाम है सुशील मोदी। इन्होंने नंबर 1 की पदवी प्राप्त की। ये एक प्रकार का काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक है। तो पहला सर्जिकल स्ट्राइक नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में किया था, ये दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। सुशील मोदी जी पार्टी के अदने से कार्यकर्ता हैं। इनके मुताबिक मोदी जी ने 2016 में 2000 का नोट जारी करके पहली सर्जिकल स्ट्राइक की थी और 2023 में इसे बंद करके दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक की है। सुशील मोदी के साथ पूरी सहानुभूति के साथ मैं कहना चाहता हूं, सर, जिसे आप सर्जिकल स्ट्राइक बता रहे हैं उसे अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना कहते हैं। बहुत से समझदार लोग इसे ओखली में सिर देना भी कहते हैं और विद्वानों से पूछेंगे तो वो इसे खटाई में डालने वाला फैसला भी कहेंगे। थूकना और चाटना दोनों मास्टर स्ट्रोक कैसे होता है, इसका बेहतरीन मुजाहिरा आज तक के सुनहरे पर्दे पर बहन श्वेता सिंह और तिहाड़ शिरोमणि ने बहुत खूबसूरती से पेश किया। 2000 के नोट जब जारी हुए थे तब इसके बखान में शिरोमणि ने एक पूरा शो किया था। काले धन पर रोक के लिए लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये एक नई बात होगी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर एनजीसी यानी नैनो जीपीएस चिप लगा हुआ होगा। उनके तर्क का मूलाधार उस वक्त भी यही था कि 2000 के नोटों से काला धन समाप्त हो जाएगा। आज की रात काले धन वालों के लिए कंगाली की रात है। बहुत से लोगों को आज की रात नींद नहीं आएगी क्योंकि आज काले धन पर मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। पूरे भारत को उन्होंने आज ये सूचना दी कि 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को आज रात 12 बजे से बंद कर दिया गया है। यानी आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 रुपए के मौजूदा नोटों की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। ये सिर्फ कागज के टुकड़े बनकर रह जाएंगे। 6 साल बाद जब 2000 के नोटों का अंतिम संस्कार हो रहा है, तब भी तर्क वही है कि काला धन समाप्त होगा। तो सबसे पहले आपको आरबीआई के उस फैसले के बारे में बताते हैं जिसने कई लोगों को बेचैन कर दिया है, क्योंकि इस फैसले के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश में इस्तेमाल होने वाले 2000 रुपए के सभी नोटों को अब वापस लेने का फैसला किया है। 2000 रुपए के नोट को लेकर 3 बातें कही जाती हैं। पहली बात, इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग सिंडिकेट में होता है। दूसरा, इससे ब्लैक मनी को बढ़ावा मिलता है और नोटों की जमाखोरी भी आसान हो जाती है। 2000 के नोटों की तमाम गड़बड़ियों में एक गड़बड़ी सुधीर जी ने यह भी बताई कि 2000 के 100 नोटों की अगर 50 गड्डियां बनाई जाएं तो 1 करोड़ हो जाएगा और इसे स्कूल बैग में भी आसानी से छुपाया जा सकता है।
उदाहरण के लिए 1 करोड़ रुपए की बड़ी रकम भी 2000 रुपए के 100 नोटों की 50 गड्डियों में बड़े आराम से आ सकती है। और ये सारा पैसा आप एक स्कूल बैग जितने छोटे बैग में रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं, जिससे नोटों की जमाखोरी बढ़ती है और ब्लैक मनी को बढ़ावा मिलता है। इनके हिसाब से अगर ये वाली रकम 2000 के नोटों में रखनी हो तो कितने बैग की जरूरत पड़ेगी? तो नहीं, उनको ये लग रहा है कि 20, सुधीर जी, समीर साहब, उनको ये लग रहा है कि भाई 20 के 100 कैसे हो गए, उनकी अभी तक समझ में नहीं आया। ये पता नहीं है एक्चुअली 20 करोड़ के 100 करोड़ कैसे हो गए अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। अब ये तो सुधीर जी 20 से 25 हो तो मालिक कहते हैं कोई बात नहीं, चलो इतना डर 20 से 100 यार 5 टाइम्स। इन्होंने सबसे पहले आते यही बात ये कहा कि 20 करोड़ रुपए कर दो जी। मीटिंग के पहले भी यही बात थी। बहुत सीधा सा गणित है, 1 करोड़ एक बैग में तो 100 करोड़ 100 बैग में। इतना पैसा रखने के लिए स्कूल बैग की क्या जरूरत, बड़ा वाला सूटकेस रख लेते हैं। हालांकि यह भी पकड़ में आ सकता है। 100 बैग या सूटकेस से बेहतर है कि प्रधान सेवक जी 10,000 या फिर 50,000 का कोई नोट जारी कर दें ताकि 100 करोड़ के लेन देन में आसानी हो। दूसरी तरफ बहन श्वेता सिंह हैं। इन दोनों का यानी सुधीर और श्वेता का दरअसल नियति से साक्षात्कार हो रहा है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। नवंबर 2016 में जब 500 और तब के 1000 के नोट की नोटबंदी हुई थी, तब कुछ महीनों बाद यूपी, उत्तराखंड, पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव होना था। अभी कर्नाटक चुनाव के बाद और आगे 4 राज्यों के चुनाव से पहले 2000 का नोट भी धीरे धीरे शर्तों के साथ बंद हो रहा है। सरकार की तरफ से दावा होता है कि करप्शन को खत्म करने के लिए ही ये फैसला लिया जा रहा है। क्या ये सच है कि अब 2000 रुपए जिसका रंग गुलाबी है उसी से काले धन को इकट्ठा किया जा रहा था? जो श्वेता सिंह आज 1 घंटे के शो में हमें बता रही हैं कि 2000 के नोट से कैसे भ्रष्टाचार हो सकता है, वही बहन 6 साल पहले यह बताकर भारत की धरा पर अजर अमर हो चुकी हैं कि 2000 का नोट कैसे भ्रष्टाचार को खत्म कर देगा। टेक्नोलॉजी, जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो न सिर्फ जो कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे ना उनके पास सिर्फ, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। बैंकों में रहेगा, उस सिग्नल का कोई मतलब नहीं है। और 120 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये 2000 का इतने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है। जमीन के 120 मीटर नीचे अपना बुद्धि और विवेक गाड़कर अपने परम पिता को वहीं से चापलूसी का सैटेलाइट संदेश भेजने वाली श्वेता सिंह के अलावा बहुतेरे हैं जिन्होंने 5 साल पहले नोटबंदी को देश की सारी समस्याओं का हल बताया था। अब वो 2000 की नोटबंदी को भी भ्रष्टाचार के खात्मे का मंत्र बता रहे हैं। थूकना और चाटना मास्टर स्ट्रोक इसी दौर में हुआ है। लेकिन सुधीर चौधरी से एक सवाल और है। पहले उन्होंने ये कहा, आरबीआई का कहना है कि उसने ये फैसला अपनी क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिया है। इस पॉलिसी के तहत पुराने और सड़े गले नोटों को चलन से बाहर कर दिया जाता है। अब तक 2000 रुपए के जितने भी नोट छापे गए उनमें से 89% नोट ऐसे हैं जिन्हें मार्च 2017 से पहले छापा गया था और इन नोटों की जो उम्र होती है वो 4 से 5 साल के आसपास होती है और इस नोट की उम्र भी 4 से 5 साल थी। यानी इस हिसाब से अभी जो 2000 रुपए के नोट बाजार में हैं वो तमाम नोट अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं और इसीलिए आरबीआई ने अपनी क्लीन नोट पॉलिसी के तहत इन नोटों को अब वापस लेने का फैसला किया है। और फिर आप ये कह रहे हैं कि इससे भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। भारत में 2000 रुपए के गुलाबी नोट हमेशा से ही विवादों में रहे हैं और इस पर संसद में कई बार पहले भी बहस हो चुकी है, होती रही है। 2000 रुपए के नोट को लेकर 3 बातें कही जाती हैं। पहली बात, इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग सिंडिकेट में होता है। दूसरा, इससे ब्लैक मनी को बढ़ावा मिलता है और नोटों की जमाखोरी भी आसान हो जाती है। हमें पता है कि तुम अपने परम पिता को प्रसन्न करने और उनसे सवाल नहीं पूछ पाने की मजबूरी में ये जलेबियां छान रहे हो, लेकिन तुम्हारा रायता फैल चुका है। जनता को तुम्हारी सीधी सादी जलेबी से रस निचोड़ना आता है। 2000 की नोटबंदी पर इन तमाम हुड़कचुल्लू एंकराओं ने एक बार फिर से लोगों को बरगलाने और भटकाने का खुलेआम प्रयास किया। ये नोट आम लोगों के पास बहुत कम होते हैं। खुद आरबीआई ने अपने फैसलों में कहा है कि भारत के आम लोग ट्रांजैक्शन के लिए इन नोटों का इस्तेमाल ना के बराबर करते हैं। आपने मेरे ख्याल से 6-7 महीने तो आपको भी देखे होंगे 2000 रुपए के नोट देखे होंगे। काफी वक्त हो गया ना, एटीएम से वो पैसे निकल रहे थे 2000 के गुलाबी। हमने भी कभी 2000 के नोट, ये अरसा हो गया 2000 के नोट किसी को दिखे ही नहीं है। और मुझे पता है कि हिंदुस्तान की आधी से ज्यादा आबादी इस वक्त ये जानती है कि 2000 रुपए के नोट उसके पास है ही नहीं, तो किनके पास है?
कई लोग तो कह रहे हैं उन्होंने बहुत दिनों से 2000 का नोट देखा भी नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे मार्केट से ये नोट कम होते चलेगा। जनता कह रही है कि हमारे पास कहां 2000 का नोट हो सकता है। ऐसा इसीलिए हो क्योंकि अभी नोट बदलने का काम शुरू नहीं हुआ है। सरेआम एक तरफा यह झूठ बोलकर कि आम लोगों के पास 2000 के नोट नहीं हैं, इन सब ने दरअसल जनता के बीच यह भ्रम फैलाने की कोशिश की कि 2000 के नोट बंद करने का फैसला अमीरों के खिलाफ है और इससे आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आम लोगों के पास तो यह नोट है ही नहीं। सरेआम यह धूर्तता फैलाने वाले सुधीर, रूबिका, सुशांत, हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारे इस दावे का आधार क्या है। तुम लोगों ने कैसे पता किया कि आम आदमी ने अपनी गाढ़ी कमाई से 10, 20, 25, 50 हजार रुपए बचा कर नहीं रखे होंगे। अपने बुरे वक्त के लिए हर व्यक्ति, खासकर गृहिणियां, पैसा दबा छिपा कर रखती हैं। यह पैसा 2000 के नोटों में भी हो सकता है। रायसीना पहाड़ी से आने वाले आदेश को खबर बनाकर दिखाना बंद करो। हंसी के पात्र बन चुके हो तुम लोग। झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना, उन्हें वाजिब जरूरी मुद्दों से भटकाकर गैर जरूरी मुद्दों में भटकाना ही तुम लोगों का धंधा बन चुका है। 19 मई को 2000 के नोटों पर बैन का फैसला आया और 20 मई को एबीपी न्यूज ने इस फैसले पर अपना देशव्यापी सर्वे पेश किया। महज एक दिन के भीतर इतने बड़े फैसले का देशव्यापी सर्वे, जिसके बारे में शायद देश की बहुत बड़ी आबादी को ठीक से तब तक पता भी नहीं रहा होगा। हमने उनके कुछ सवाल देखे, आप भी देखें। क्या 2000 के नोट वापस लेने का जो फैसला किया गया है ये सही है? क्या 2000 के नोट वापसी के फैसले से भ्रष्टाचार और साथ ही ब्लैक मनी पर लगाम कसेगी? क्या आखिर नोट वापसी के पीछे आने वाले चुनाव का कोई कनेक्शन तो नहीं है? क्या 2000 का नोट वापसी के बाद सरकार को 1000 के नोट फिर वापस लाने चाहिए? ये सवाल 2000 नोट वापसी से क्या वोटिंग के फैसले पर फर्क पड़ेगा उनके? आपके और आपके परिवार ने आखिरी बार 2000 के नोट का इस्तेमाल कब किया था? अव्वल तो किन लोगों के बीच यह सर्वे हुआ, यह कितना साइंटिफिक और कितने बड़े सैंपल साइज पर हुआ, इतने कम समय को देखते हुए इस पूरे सर्वे पर कई तरह के सवाल उठते हैं। लेकिन जो सवाल एबीपी न्यूज अपने सामान्य पत्रकारीय ज्ञान के आधार पर पूछ सकता था, वह उसने नहीं किया। मसलन सवाल यह होना चाहिए था, क्या साल 2016 में 2000 का नोट जारी करने का फैसला सही था? अगर उस वक्त यह फैसला सही था तो अब उसे वापस लेने की नौबत क्यों है? क्या मोदी सरकार ने 2000 का नोट जारी कर भ्रष्टाचार के नए रास्ते खोल दिए थे? सरकार द्वारा नोट जारी करने और वापस लेने के कदम से देश की अर्थव्यवस्था पर कितना आर्थिक बोझ पड़ा है? जाहिर है, जब आपके सवाल ही गलत होंगे तब किसी सर्वे का कोई मतलब नहीं रह जाता। लगे हाथ नोटबंदी से जुड़े कुछ तथ्य जान लीजिए। भारत की मौजूदा अर्थव्यवस्था में करीब 32 लाख करोड़ की नकदी प्रचलन में है। इनमें से सिर्फ 2 लाख करोड़ के आसपास 2000 के नोट हैं। यह बात ध्यान में रखिए कि जब 1000 और 500 के नोट बंद हुए थे तब सरकार के तमाम बड़े बड़े दावों में एक दावा यह भी था कि नोटबंदी का मकसद कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाना है। साल 2016 में नोटबंदी से ठीक पहले देश में 17.74 लाख करोड़ की नकदी प्रचलन में थी, यानी अब लगभग 2 गुना नकदी प्रचलन में है। और सरकार का कैशलेस अर्थव्यवस्था का दावा उसी तरह से कामयाब हो चुका है जैसे उसका भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा या फिर आतंकवाद खत्म करने का दावा। खबरिया चैनलों के लिए ये सारे मुद्दे सरकार से वाजिब और जनहित के तीखे सवाल करने का मौका नहीं होते, बल्कि उसकी मिजाज पुरसी, चापलूसी और उत्सव में ढोल बजाने का अवसर होते हैं। इसकी वजह है इन चैनलों की शून्य हो चुकी स्वायत्तता। इनकी डोर सरकार के हाथ में है। यह चैनलों की आय की डोर है जिसे सरकार मनमाने तरीके से नचाती है, और ये चैनल जनहित से समझौता करके सरकार के इशारे पर नाचते हैं। इसका विकल्प है विज्ञापन मुक्त मीडिया। न्यूज लॉन्ड्री विज्ञापन से मुक्त एक मीडिया खड़ा करने का प्रयास है, न कि टीआरपी का मजमा लगाने का। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। टीआरपी बढ़ाने का एक नया मसाला बीते दिनों खबरिया चैनलों को बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने मुहैया करवाया। पटना में बाबा ने हनुमान कथा का आयोजन किया और चैनल पर इसे राष्ट्र की एकमात्र और अंतिम समस्या के तौर पर दिखाया गया। पहले दीपक चौरसिया को देखिए, जो मजा नहीं खीर के खाने में, वो मजा है खाज को खुजाने में। राष्ट्र की बात करते हुए बाबा ऐसी कोई शर्त नहीं रखते हैं। साथ ही साथ मेरे साथ थोड़ी देर बाद महंत नवल किशोर दास भी जुड़ेंगे, प्रोफेसर जुनेद हैरिस इस्लामिक स्कॉलर, और साथ ही साथ जामिया के प्रोफेसर मेरे साथ जुड़ गए हैं, विनोद बंसल जी प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, वो मेरे साथ हैं। बहरहाल समस्या खाज से ज्यादा गंभीर है। समस्या है जुबान में मची खुजली की। इन्हें एक अनपढ़ कर्मकांडी और पाखंडी बाबा के इस दावे से कोई दिक्कत नहीं नजर आती कि वह हिंदू राष्ट्र बनाने की बात खुलेआम करता है।
इनका चाटुकारिता वाला बैलेंसवाद इस बात की इजाजत और साहस देता है कि ये राष्ट्रीय चैनल के प्राइम टाइम पर आकर अमृतपाल सिंह के खालसा की तो आलोचना करें, लेकिन हिंदू राष्ट्र को जायज ठहरा सकें। आरजेडी के स्पोक्सपर्सन चितरंजन गगन जी भी मेरे साथ है। कल उनकी बाबा बागेश्वर धाम की तुलना आतंकी अमृतपाल से की गई थी, क्योंकि उसने सिख राष्ट्र की बात की। हालांकि वो जो बात करता है वो देश तोड़ने की करता है, हिंदू राष्ट्र की बात कहते हुए बाबा ऐसी कोई शर्त नहीं रखते हैं। पटना में धीरेन्द्र शास्त्री के आगे और पीछे जिस तरह से भाजपा के शीर्ष नेताओं ने लाइन लगाकर पानी भरा, उसे देखते हुए यह बात साफ है कि आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में धर्म का विकृत तड़का देखने को मिलेगा। सियासत की इस तस्वीर को देखकर आप अफसोस कर सकते हैं तो कर लीजिए। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगदात्री, शीतलाय नमो नमः। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर परिक्रमा कर लें। ओम जलेन शीतले नमः, देवाधिवंदनम पुष्पाधिवंदनम। एक अदने से पाखंडी बाबा की आरती उतार रहे ये नेता दरअसल संविधान के मुंह पर तमाचा मार रहे हैं, उस संविधान की जिसकी इन्होंने एक तर्कसंगत वैज्ञानिक सोच से प्रेरित उदार और विकसित भारत बनाने की झूठी शपथ खाई थी। राष्ट्रीय चैनलों पर बाबा के इस अंधविश्वास को सुधीर चौधरी ने एक अलग कोण से जायज ठहराने की कोशिश की। ये वो लोग हैं जो हमारे देश के नेताओं से, हमारे देश की अलग अलग सरकारों से, इस देश की व्यवस्था से अब निराश हो चुके हैं, जिन्हें ये लगता है कि भगवान ने उन्हें इतने कष्टों से भरा हुआ जीवन क्यों दिया है, जो आज भी ये सवाल उठाते हैं कि आज इन्हें एक लोटा पानी लेने के लिए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, और दूसरी तरफ देश में बड़े बड़े शहरों में वो लोग भी हैं जो बड़े बड़े बंगलों में स्विमिंग पूल वाले घरों में रहते हैं, लेकिन उन्हें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा और धर्मगुरुओं से उम्मीद और चमत्कार की उम्मीद रहती है। सरकार का विकल्प कोई कर्मकांडी चमत्कारी बाबा नहीं हो सकता। सरकार अगर जनता की उम्मीदों को पूरा करने में असफल रही है, लोगों की समस्याओं को दूर करने में नाकाम रही है, तो इसकी वजहें बहुत सारी हैं, लेकिन इसका विकल्प कोई पोगापंथी बाबा नहीं हो सकता। लोगों की निराशा की बहुत सारी वजहों में एक वजह सुधीर चौधरी जैसे एंकर और आज तक जैसे तमाम चैनल भी हैं, जिन्होंने सरकार की जी हुजूरी को अपना ध्येय बना लिया है। जनता के मुद्दों से दूर रहकर सरकार की धुन पर कृत्रिम और बनावटी मुद्दों को हर दिन हवा देने में लगे रहते हैं। इन्हीं में से एक बनावटी मुद्दा है धीरेन्द्र शास्त्री। ये भटकाव के वो साधन हैं जिसे सुधीर चौधरी और अन्य एंकराएं रोजाना इस्तेमाल करते हैं। एक हुड़कचुल्लू है अशांत सिन्हा। यह ताज़ा यंग मैन बना है। इसकी अंतिम ख्वाहिश हिंदू राष्ट्र का प्रवक्ता बनने की है। इसमें लालू, नीतीश, राबड़ी सबको मिला लीजिए, सब पिछड़ा वर्ग की राजनीति करने वाले हैं। ये राजनीति इसलिए की जाती है क्योंकि इसे हिंदुत्व की राजनीति की काट माना जाता है, क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति का फोकस होता है कि सब हिंदुओं को एकजुट करो, वैसे ही जैसे मुस्लिम पॉलिटिक्स में मुसलमान एकजुट हो जाते हैं। जिस बेशर्मी से यह हिंदुओं एक हो जाओ, मुसलमान एक हो चुका है जैसी अनर्गल बातें करता है, उसे सुनकर किसी भी स्वस्थ मानसिकता वाले भारतीय को शर्म आ जाएगी। शर्म इस बात पर भी आनी चाहिए कि इस देश की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां इस खुलेआम भड़कावे और सांप्रदायिक सोच की ओर से आंखें मूंद कर बैठी रहती हैं। सिन्हा को यह भी लगता है कि मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मंदिरों में आना जाना शुरू किया। उससे पहले प्रधानमंत्री मंदिर नहीं जाते थे। पहले आप ये देखिए। दरअसल इन सारे प्रधानमंत्रियों को पता था कि भारत बहुधर्मी बहुसांस्कृतिक समाज है। यहाँ सत्ता के शीर्ष पर बैठा आदमी तटस्थ निरपेक्ष नजर आना चाहिए। वह किसी धर्म के साथ सटा हुआ या किसी से दूर नहीं दिखना चाहिए, सबके साथ समान दूरी पर होना चाहिए। मोदी जी का योगदान इतना भर है कि उन्होंने इस बारीक रेखा को मिटाकर उस सुंदर परंपरा को ध्वस्त कर दिया है। इसे आप मोदी जी की उपलब्धि मानना चाहें तो शौक से ताली बजाएं। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे? इस हफ्ते की रिपोर्ट न्यूज़ क्लिक से है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि 2024 तक राज्य से कुपोषण को खत्म कर दिया जाएगा, मगर राज्य के बुंदेलखंड इलाके से आई यह रिपोर्ट कुपोषण की कुछ और ही कहानी बयान करती है। इस इलाके के ज्यादातर आंगनवाड़ी केंद्र या तो बंद मिले या फिर उनका इस्तेमाल किसी और मकसद से हो रहा है। ये महोत्रा ग्राम पंचायत का आंगनबाड़ी केंद्र है। बांदा डिस्ट्रिक्ट का महोत्रा ग्राम पंचायत है। ये जब से बना हुआ है तब से बंद है। यहाँ आबादी तो 2500 होगी। आंगनबाड़ी कितने हैं? आंगनबाड़ी इधर है 3। क्या हालात हैं आंगनबाड़ी में? आंगनबाड़ी में यही है, जो बच्चों को राशन पानी जो बीच बीच कहीं दे देते हैं, बीच में बाकी खा जाते हैं पूरे। हाँ, बोलते हैं आया ही नहीं। अभी 2 महीने से 3 महीने से कुछ दिया ही नहीं। ये आंगनबाड़ी केंद्र जब से बना है बंद ही रहता है और यहाँ बच्चों के पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। और इसके दूसरे जो केंद्र हैं आंगनबाड़ी, वो भी कभी कभार खुलते हैं और जो बच्चों का पोषाहार आता है वो कहीं 2-3 महीने में एक बार मिलता है। कितने बच्चे हैं आपके? 4। तो ये पीछे जो आपके दिख रहा है आंगनबाड़ी, जी। इससे कुछ सहायता मिलती है आप लोगों कुछ नहीं मिलता है सहायता, हमको कुछ नहीं मिलता। जब बोलते हैं कि कुछ आया है तो बोलते हैं कुछ नहीं आया है राशन। अब हम जहाँ बैठे हैं ये महोत्रा का आंगनबाड़ी केंद्र है। इसी तरह से बछेई का आंगनबाड़ी केंद्र है। इसी तरह से पथरा का आंगनबाड़ी केंद्र है। इसी तरह से तेरा का आंगनबाड़ी केंद्र है। इसी तरह से नीवी का आंगनबाड़ी केंद्र है। इस तरह के मैं 50 आंगनबाड़ी केंद्र गिना सकता हूँ जिनकी हालात ऐसी ही है। वो आंगनबाड़ी केंद्र कभी खुलते नहीं हैं। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।